भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल जो सुबह चाय नाश्ते के साथ में एक रियासत भी खा जाया करता था। उसकी मर्जी हुई तो आज इस रियासत को हड़प लिया। बहाने ढूंढता था कि कैसे इस रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। मुगल बादशाह को बोल दिया कि लाल किला खाली कर देना और ये बादशाह की उपाधि नहीं लगाएगा आज के बाद से। इसके अलावा और भी कई नवाब की नवाबों की पेंशन बंद करो, इनके क्षेत्रों को छीन लो। ये क्या नवाब का टाइटल लगा रहे हो? टाइटल नहीं लगाओगे। मैं बात करूंगा इस वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। ये जो भारत का आपको ये वाला मानचित्र दिखता है ना, डलहौजी को ये कहा जाता है भारत के आधुनिक मानचित्र का निर्माता, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों का विलय करने के बाद इस प्रकार का ये मानचित्र तैयार हुआ और ये सबसे ज्यादा काम हुआ डलहौजी के टाइम में। हालांकि रियासतों का विलय पहले भी हुआ, बेंटिक के द्वारा भी किया गया, मैसूर, कुर्ग, कछार को, लेकिन डलहौजी ने तो सारी सीमाएं लांघ दी कि रियासतों को जहां युद्ध लड़कर जीता जाए, युद्ध लड़कर जीत लो, और जहां पर कुछ नीतियां बनाई जाए उन नीतियों के माध्यम से उनका विलय कर लिया जाए। शक्ल दिखाऊं पहले डलहौजी की। ये वैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्पेशल बैचेस हैं, पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये डलहौजी 1848 से और 56 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। पहले इस पोस्ट को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, मतलब एक चार्टर आया था, उसके द्वारा इस पोस्ट को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। खैर ये विषय नहीं है, डिस्कशन हम कर चुके। डलहौजी ने देखा कि इन रियासतों का विलय कैसे करें। बोले एक तो युद्ध लड़ लेते हैं या फिर कोई एक नीति बना लेते हैं। बोले पहले युद्ध लड़ेंगे अपन। युद्ध के माध्यम से इसने 3 रियासतों का विलय किया, एक तो पंजाब, एक सिक्किम और एक इधर ये बर्मा। 29 मार्च 1849 को इस पंजाब का विलय कर लिया था। हुआ क्या था, डलहौजी जब आया, डलहौजी के टाइम 2 जगह के जो सूबेदार थे, एक तो जगह आती है मुल्तान, एक जगह आती है हजारा। मुल्तान का गवर्नर था मूलराज, में से मुल्तान में से मूलराज। हजारा का जो गवर्नर था वो था चतर सिंह, और चतर सिंह का एक बेटा था शेर सिंह। इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। डलहौजी ने कहा कि सिखों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है। सबने नहीं किया था, इन दोनों ने किया था, उसको तो बहाना चाहिए था। उसने कहा सिखों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, बदला लिया जाएगा, पंजाब का विलय किया जाएगा। और उसने यहां पर फौज भेज दी लड़ने के लिए। जबकि पंजाब के जो शासक थे वो थे दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह खुद इस समय अंग्रेजों के संरक्षण में थे, क्योंकि दिलीप सिंह की जो माता थी जिंद कौर, जिंद कौर को तो यहां से हटाकर उन्होंने शेखपुरा भेज दिया था, और शेखपुरा में पेंशन पकड़ा दी थी कि आप तो यहां से रवाना हो जाओ। अब दिलीप सिंह जो बालक हैं, दिलीप सिंह के हम संरक्षक हैं, और जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते तब तक हम दिलीप सिंह को संभाल लेंगे। ये पहले तय कर लिया था। कब तय किया था? 22 दिसंबर 1846 को एक संधि हुई थी, भैरोवाल की संधि। उस संधि के द्वारा उस समय गवर्नर जनरल था होर्डिंग, उस टाइम ये तय कर लिया था। तो इस टाइम जब डलहौजी है तो दिलीप सिंह की कोई गलती है ना, दिलीप सिंह तो बालक है और अंग्रेजों के संरक्षण में है। अंग्रेज जैसा चाहे वैसा काम करा सकते हैं। लेकिन हड़पना था पंजाब को, तो डलहौजी ने कहा कि सिखों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है, बदला लिया जाएगा। और अपने एक व्यक्ति गफ को भेजा, सैन्य अधिकारी गफ। एक युद्ध हुआ जिसको कहा गया चिलियान वाला का युद्ध। यह युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 को, और निर्णायक रूप से सिखों को पराजित नहीं कर सके, अंग्रेजों को नुकसान भी उठाना पड़ा। गफ ने यह कह दिया डलहौजी को अपने तो जीत गए। डलहौजी ने कहा कि मूर्ख, ऐसी एक और जीत अपने को बर्बाद कर देगी, तू वापस आ जा। और फिर भेजा नेपियर को। नेपियर ने एक युद्ध लड़ा जिसको गुजरात का युद्ध कहा गया। ये गुजरात ये वाला गुजरात नहीं है, यहां पंजाब में भी एक गुजरात आता है, और यहां तोपों का खूब यूज हुआ था, इसलिए इसको तोपों का युद्ध भी कहा गया। और इस युद्ध में सिखों को पराजित कर दिया गया, और 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय कर लिया गया।
तो युद्ध लड़कर एक तो इसका विलय कर लिया गया। खुद अंग्रेजों का जो अधिकारी था, जो यहां पर रहता था, जिसको रेजिडेंट बोलते थे, हेनरी लॉरेंस, वो नाराज हुआ, बोले दिलीप सिंह के ऊपर तुम बैठे थे, बोले हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बेचारे तुम उसके राज्य को ही हड़प गए। उसने रिजाइन दे दिया। एक अंग्रेज व्यक्ति इवान बेल्स, वो ये कहता है कि ये तो तुम विश्वासघात कर रहे हो, पहले उसके तुम संरक्षक बन के आए और बाद में उसी का राज्य खा गए। तो युद्ध के द्वारा एक तो पंजाब का विलय। फिर डलहौजी बहाने ढूंढता था। ये जो सिक्किम, जो पहले नेपाल के नियंत्रण में हुआ करता था, इसका भी युद्ध के माध्यम से विलय कर लिया गया। कोई इनके डॉक्टर थे अंग्रेजों के, उन डॉक्टर्स के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो गया। डलहौजी ने कहा बदला लिया जाएगा, और डॉक्टरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण सेना भेज दी, सिक्किम का विलय कर लिया। ये कुछ ध्यान आ रहा है क्या आपको कि हालांकि ये विलय तो कब हुआ था, 1850 में, लेकिन सिक्किम से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कुछ, क्या कि यहाँ का एक गवर्नर जनरल था भारत का, उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बोलते थे, हेस्टिंग्स। देखो इसमें फोटो है, अच्छा इसमें नहीं है हेस्टिंग्स की, कोई बात नहीं, समझ लो कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, हेस्टिंग्स। एक हेस्टिंग्स शुरू में आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो अलग था, वो 1773 से और 1785 तक था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक हेस्टिंग्स और आया था जो 1813 से 1823 तक था। उस हेस्टिंग के टाइम अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध हो जाता है। इस नेपाल का नियंत्रण हुआ करता था पहले सिक्किम पर, और जब यह युद्ध होता है 1814 से और 1816, फाइनली 1816 में एक संधि होती है, सुगोली की संधि, और उस सुगोली की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, और नेपाल के क्षेत्र के कुछ हिस्से होते हैं जिन पर अधिकार कर लिया जाता है, जैसे शिमला, नैनीताल, सिक्किम। ये जो सिक्किम है ना, इस सिक्किम पर इनका नेपाल का अधिकार था, लेकिन नेपाल का अधिकार यहां से समाप्त कर दिया जाता है। नामग्याल राजवंश होता था, उसका शासन यहां पर बना रहा, उसके राजा को बोलते थे चोग्याल। आगे चलकर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनकी विदेश और सुरक्षा नीति हम डिसाइड करते थे, लेकिन एक संशोधन लाया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। उस संशोधन के द्वारा संविधान में दो पार्ट जोड़े गए, एक तो 2A जिसमें इस सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया, इसके अलावा 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 10वीं अनुसूची तो दल बदल से रिलेटेड है। हाँ, वो बाद में आई थी, लेकिन उससे पहले 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची आई थी, पार्ट 2A जोड़ा गया था, उसके द्वारा सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। अगले ही साल 1975 में फिर 36वां संविधान संशोधन आया था, और उस 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रावधानों को तो कर दिया गया रद्द, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य बना दिया गया। तो ये पहले नेपाल के जब नियंत्रण में था, तो नेपाल का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था इस सुगोली की संधि के द्वारा, जो 1816 में हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स सेकंड, और नेपाल के अधिकार के जो कुछ क्षेत्र थे, जिसमें आपका शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, कुमाऊं हो गया, इन पर अधिकार कर लिया गया था। इसके अलावा काठमांडू में अंग्रेजों ने अपनी एक फौज तैनात कर दी थी, और गोरखाओं की नियुक्ति भी करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने अपनी सेना में। तो ये वही सिक्किम, इस सिक्किम पर 1850 में डलहौजी ने युद्ध लड़कर और फिर अधिकार कर लिया। अब आगे बात आती है बर्मा की। ये वाला बर्मा, म्यांमार जिसको बोलते हैं। एक इसका दूसरा मैप और देखो ताकि चीजें और अच्छे से समझ में। ये देखो, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना बर्मा का, इसमें ये हिस्सा आता है इनका लोअर बर्मा और पिगू। बात है 1852 की। अंग्रेजों की नौसेना के कुछ अधिकारी थे, उन अधिकारियों पे जुर्माना लगा दिया गया बर्मा के द्वारा। डलहौजी ने फौज भेज दी, बोले जाओ इस बर्मा का विलय कर लो। उन्होंने कहा साहब जुर्माना लगाया, कोई बात नहीं, आपका नहीं देना तो मत दो, आप कह दो हम माफ कर देंगे। बोले नहीं, जुर्माना लगाया कैसे? और इस लोअर बर्मा और पिगू का विलय कर लिया गया कब? 1852 ईस्वी में। हालांकि इसके ये कुछ जो हिस्से है ना, अराकान और तेनासीराम, इनका पहले ही विलय कर लिया गया था। ध्यान करो, मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक गवर्नर जनरल पढ़ाया था बंगाल का, एम हस्ट, जो ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला था, हाथ मिलाकर, जैसे मुजरे नहीं किए थे उसने, वो बराबर हाथ मिलाकर मिला था। उसी एम हस्ट के टाइम में मैंने आपको बताया था एक युद्ध हुआ था बर्मा और अंग्रेजों के बीच में
1824 से और 26 के बीच में। और एक संधि हुई थी यान्दबू की संधि। यान्दबू की संधि के द्वारा 1826 में इस युद्ध को समाप्त किया गया था। और बर्मा के ये जो हिस्से थे अराकन और तेनासीराम, इनको तो पहले मिला लिया गया था। अब डलहौजी ने लोअर बर्मा और पीगू के क्षेत्र को भी मिला लिया। तो ये तो कौन सी बात आई कि मिलाना है, विलय करना है। तो युद्ध के द्वारा इन तीनों को मिला लिया गया, पंजाब, सिक्किम और बर्मा, जिसमें लोअर बर्मा और पीगू। अब डलहौजी सोचता और कैसे मिलाऊं चाय नाश्ते के साथ। अब चाय नाश्ता भी अभी तो पड़ा हुआ है, अब कौन सी रियासत को खाऊं। अब युद्ध सबसे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे तो, कई जने तो अपना कहना भी मान रहे हैं। अब जबरदस्ती कैसे युद्ध थोपा जाए, तो क्या करें क्या करें। बोले यहाँ के राजे रजवाड़े जो हैं, कई बार बोले इनके जब कोई पुत्र नहीं होता, भाई अगर कोई पुत्र वो युद्ध में काम आ गया, कोई जीवित पुत्र है नहीं, तो फिर ये राजा किसको बनाते हैं। बोले साहब गोद ले लेते हैं, गोद लेके अपना उत्तराधिकारी उसको घोषित कर देते हैं, राजा की डेथ हो जाती है, वो अगला राजा बन जाता है। बोले अच्छा ये चक्कर है क्या, गोद नहीं लेने देंगे आज से इनको, राजा खत्म, रियासत अपनी। बोले कैसे, सुनो राजाओं। बोले हाँ साहब सुनाओ। भारत में 3 प्रकार की रियासतें हैं। कौन सी, पहले प्रकार की वो रियासतें जो हमारे आने से पहले स्वतंत्र थी, मतलब मुगलों या मराठों के अधीन नहीं थी, और बाद में फिर उन्होंने हमारे से संधि कर ली, वो पहले प्रकार की रियासतें। ठीक। दूसरे प्रकार की वो रियासतें जो हमारे आने से पहले मुगलों या मराठों के अधीन थी, उनको टैक्स दिया करते थे, बाद में उन्होंने हमसे संधियां कर ली, वो दूसरे प्रकार की। ठीक साहब। तीसरे प्रकार की वो रियासतें जिनको बनाया ही हमने है, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो धौलपुर इन्होंने बनाया 1806 में, टोंक इन्होंने बनाया 1817 में, झालावाड़ इन्होंने बनाया 1837 में, हालांकि मान्यता उसको 1838 में दी थी। इसके अलावा और भी, झांसी 1804 के लगभग इन्होंने बनाया। बोले तीसरे प्रकार की रियासतें वो जिनको बनाया ही हमने है। बोले काई के वो चाहो, क्या कहना चाह रहे हो। राजा की अगर डेथ हो गई, ये राजा जी हैं, राजा की अगर डेथ हो जाएगी तो पहली प्रकार की जो रियासतें हैं उनका राजा अपनी मृत्यु से पूर्व किसी को गोद ले सकता है और अगला राजा बना सकता है, इसको तो ये परमिशन रहेगी। दूसरी प्रकार की जो रियासतें हैं उनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी मर्जी हो तो परमिशन दे देंगे, और मेरा किसी दिन मूड खराब है तो मैं परमिशन ना भी दूं। तीसरे प्रकार की रियासतों को कोई परमिशन नहीं मिलेगी, राजा खत्म, रियासत हमारी। और इस नीति को कहा गया हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेप्स, गोद निषेध नीति की आप गोद नहीं ले सकते। और इस नीति के द्वारा इसने खूब थोक के भाव रियासतों का विलय किया, खूब रियासतों को मिलाया। ये देखो, सतारा को मिलाया 1849 में, सॉरी 1848 में। महाराष्ट्र में आप जाएंगे, सतारा 1848 में मिला लिया। फिर जैतपुर, यहां पर जाएंगे आप उत्तर प्रदेश में, इसको मिला लिया 1849 में। फिर संबलपुर, ये जाएंगे आप उड़ीसा के साइड में, पश्चिमी उड़ीसा वाला जो भाग है, संबलपुर 1849 में। फिर बघाट, ये इधर आएंगे आप हिमाचल प्रदेश में, इसको मिला लिया 1850 में। फिर इसके अलावा उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, मेवाड़ वाला, ये मध्य प्रदेश में भी एक उदयपुर आता है, उसको मिला लिया 1852 में। फिर इसके अलावा झांसी, झांसी को मिला लिया 1853 में। फिर नागपुर, नागपुर को मिला लिया 1854 में। फिर इसके अलावा करौली, ये राजस्थान में जो करौली है वही यदुवंशी जादौन, इसको मिला लिया 1855 में। करौली वालों ने कहा हम दूसरी या तीसरी प्रकार की नहीं है रियासत, हम तो पहली प्रकार की हैं। बोले नहीं, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। अरे बोले तो हमारी रियासत का विलय क्यों किया है, तेरी नीति के हिसाब से हम आते ही नहीं इस क्राइटेरिया में। करौली वाले भागे भागे गए लंदन। लंदन में आता है कोड, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, जो कंपनी के एक मंडल होता था, कंपनी के व्यापारिक कार्यों का मैनेजमेंट करता था। उनसे कहा बोले डलहौजी ने गलत तरीके से हमारा विलय किया है और हम इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तब जाके लंदन से इनका विलय रद्द हुआ। डलहौजी कहा कि डलहौजी को बोला कि छोड़ इस रियासत को, और तब जाकर इस करौली को फिर वापस से मुक्त किया गया। यहाँ का कारण ये था कि करौली के जो शासक थे वो थे नरसिंह पाल। नरसिंह पाल की डेथ हो गई थी, इनके कोई पुत्र था नहीं, इन्होंने गोद लिया था भरतपाल को। अंग्रेजों ने कहा तुम तीसरे प्रकार के हो, तुमको कोई परमिशन नहीं मिलेगी।
और भरतपाल को शासक नहीं माना और विलय कर लिया। बाद में जब लंदन से इसका विलय रद्द कराया गया तब भी भरतपाल को तो शासक नहीं माना था, मदनपाल को अगला शासक माना गया था। अब जीव ऐसे मचले, दिल मांगे मोर, आज किसका विलय करूं, चाय भी आ गई, बिस्किट भी आ गया, रियासत नहीं आई, कौन सी रियासत को खाऊं। बोले साहब ये अवध है, शानदार रियासत है, बढ़िया है। बोले हाँ ये अवध वाला एरिया बढ़िया है, ये अवध जो आपके अयोध्या वाला ये जो पार्ट है उत्तर प्रदेश में आता है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, बढ़िया खेती है तो बढ़िया रेवेन्यू आएगा। डलहौजी की नजर इस पर पहले से ही थी। 1851 में उसने बोला था, बोले ये अवध है ना, ये चेरी है, चेरी होती है ना खाने की, चेरी फ्रूट, हिंदी की किताबों में लिखा होता है गिलास फल। बोले ये चेरी है और ये चेरी एक दिन आके हमारे मुंह में गिरेगी। कब बोली थी ये बात? 1851 में। मौका मिल नहीं रहा। बोले कैसे मिलाएं इसको? बोले युद्ध कर लें। बोले नहीं साहब, सीधा आदमी लड़ेगा नहीं अपने से। ये यहाँ का शासक था वाजिद अली शाह। शक्ल दिखाऊं वाजिद अली शाह की? देखो ये अवध का नवाब। ये अभी इधर भी आऊंगा, ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इसके पास भी चला गया, बोले लाल किला खाली कर दे। देखो इधर, ये वाजिद अली शाह, कहाँ का शासक? अवध का नवाब। अब डलहौजी बहाने ढूंढे, बोले कैसे मिलाएं युद्ध। बोले युद्ध नहीं करेगा साहब, सीधा आदमी, नहीं लड़ेगा, बात अपनी मान रहा है। बच्चे टाबर खूब है, रानियां भी खूब है, टाबर भी खूब है, नहीं मिला सकते। कैसे मिलाएं? अपने एक आदमी को भेजा, बोले एक रिपोर्ट तैयार कर, शायद पहले सलीमैन को भेजा था, बोले एक रिपोर्ट तैयार कर कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, जनता परेशान तो नहीं है, मेरी बात समझ रहा है ना? वो समझा नहीं। उसने एक रिपोर्ट तैयार करी, बोले साहब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला मूर्ख, तू मेरी बात नहीं समझा। फिर भेजा आउटरम को, एक व्यक्ति को भेजा आउटरम को, बोले आउटरम तू जा वहां पर बजा ड्रम और ये देख कि अवध में सब कुछ ठीक तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वहां का शासन प्रशासन कैसा है, जनता परेशान तो नहीं है, बता। आउटरम ने कहा मालिक समझ गया आपकी बात को, शानदार रिपोर्ट तैयार करूंगा। और इसने वहां की रिपोर्ट तैयार की। बोले वहां पे भयंकर कुशासन है, खतरनाक कुशासन है, जनता परेशान है साहब, जनता चिल्ला रही है सड़कों पे, वो कह रही है हमको बचाओ, अंग्रेजों तुम आओ हमारा उद्धार करो। वेरी गुड आउटरम। कुशासन के आधार पर इस अवध का विलय कर लिया गया 1856 में, 1856 में। और वाजिद अली शाह से कहा कि आप यहां से जाओ, अपना प्रस्थान करो, और इसको भेज दिया कलकत्ता। इसलिए हमें देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें सैनिक बहुत भड़क गए थे, क्योंकि ज्यादा जो सैनिक थे अंग्रेजों के पास में वो अवध से थे, और अवध को कहा गया सैनिकों की पौधशाला। उन्होंने देखा कि कैसे गलत तरीके से अवध का विलय कर लिया गया है, तो उनमें भयंकर नाराजगी थी। और हम ये देखते हैं नीमच में जब सैनिकों को शपथ दिलाई जा रही थी, तो मोहम्मद अली बेग नामक एक व्यक्ति ये कहता है कि आप हमसे किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो, क्योंकि आप अपनी बात पर टिके क्या, आपने अवध के साथ देखो क्या किया है, तो इसलिए हमसे आप इस प्रकार की कोई उम्मीद मत रखो कि हम आपके विश्वस्त बने रहेंगे। खैर, इसका विलय कर लिया। अब इतने से मन नहीं भरे, बोले आज चाय और नाश्ता तो आ गया, कोई रियासत नहीं आई, क्या चक्कर है? बोले साहब अब रियासत तो खूब मिला ली, अब तो बादशाहों को कईयों को पेंशन मिल रही है, उपाधियां वगैरह दे रखी है। बोले अच्छा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, बोले बहादुर शाह जी लाल किला खाली कर दो और ये आज बादशाह की उपाधि नहीं लगाओगे? बोले हैं, पर लाल किला खाली कर दूं तो कहाँ जाऊंगा? बोला चलो ठीक है, आप तो रह लो, आप बादशाह की उपाधि लगा लो। बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया था, लेकिन एक आता अब आपके बाद ये बादशाह की उपाधि कोई नहीं लगाएगा, ये लाल किला खाली कर लेना, जहां रहना वहां रहना। हालांकि हमें देखते हैं ये वैसे भी अंतिम मुगल बादशाह था। बाद में फिर 1857 की क्रांति हो गई थी, और 1857 की क्रांति में जो मेरठ के सैनिक आए थे उन्होंने अपना नेता बना लिया। ना चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर को नेता बनना पड़ा। और अंग्रेजों ने जब यहाँ पर धरपकड़ शुरू की तो ये हुमायूं के मकबरे पर जाकर छुप गया था, वहां से इसको घसीटा गया, इसके जो बेटे थे बेटों को गोली मार दी, इसका जो पोता था पोते को भी गोली मार दी, और इसको भेज दिया गया रंगून। और 1862 में रहते हुए वहीं पर डेथ हो गई, तो बादशाह का वैसे ही काम खत्म हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिनको एंग्लो मराठा युद्ध कहा गया। एक तो 1775 से 82,
पहला, एक हुआ 1803 से 6 के बीच में, एक हुआ 1817-18 में। तो ये जो युद्ध था निर्णायक युद्ध था तीसरा, इसमें जो मराठा संघ हुआ करता था उस मराठा संघ को भंग कर दिया गया। भाई पहले क्या होता था, ये मराठा संघ होता था। मराठा संघ का मुख्य कौन होता था, पेशवा। पेशवा कहां पर बैठता था, पुणे में बैठता था। बाकी और जो मराठा सरदार थे जैसे होलकर, ये इंदौर में बैठते थे। इसके अलावा ये आपके भोसले, ये नागपुर में बैठा करते थे। इसके अलावा सिंधिया ग्वालियर में बैठा करते थे। गायकवाड़ ये आपके बड़ौदा में बैठा करते थे। तो अंग्रेजों ने देखा ये मराठे बार बार खड़े कैसे हो जाते हैं, बोले साहब इनका मराठा संघ है और ये बार बार खड़े हो जाते हैं। तो 1817-18 में इस मराठा संघ को भंग कर दिया गया था। और ये कहा गया था, उस समय जो पेशवा थे कौन थे, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को यहां पुणे से उठाकर और कहां भेज दिया, कानपुर। इधर देखो, बोले हम मराठों को खड़ा ही मत होने दो। तो बाजीराव सेकंड को यहां से भेज दिया सीधे उत्तर प्रदेश में, जगह आती है कानपुर। कानपुर के पास एक जगह आती है बिठूर। बोले यहाँ बैठे रहो और आप पेंशन ले लेना, और अब आप अंतिम पेशवा हो, आपके बाद हम इस पेशवा की पोस्ट को ही खत्म करते हैं। तो इनको पेंशन देते थे। बाजीराव सेकंड की डेथ के बाद अगले पेशवा बने नाना साहेब। ये वाले नाना साहेब, ये इनकी एक पेंटिंग है जो मैंने गूगल से ली। नाना साहब को शुरू में पेंशन मिलती थी। 1853 में डलहौजी ने कहा आज से आपकी पेंशन बंद। बोले क्यों, आपने संधि की थी 1817-18 में। बोले पेंशन मिलेगी। बोले नहीं, हम आपको पेशवा नहीं मानते। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड थे। अब पेशवा की पोस्ट खत्म। जब पेशवा की पोस्ट खत्म तो आपकी पेंशन भी खत्म। इनकी पेंशन बंद कर दी। इसके अलावा ये एक जगह आती है आपके कर्नाटक रियासत, जो कहां पर आता है अभी, वर्तमान तमिलनाडु में। कर्नाटक का जो नवाब था, उस नवाब को कहा, बोले काहे की पेंशन मिल रही है इनको, इनकी पेंशन बंद करो। इसकी भी पेंशन बंद कर दी। इसके अलावा एक जगह आती है तंजोर, जो तमिलनाडु में आता है। 1855 में वहां के राजा को कहा, बोले राजा का टाइटल नहीं लगाएगा, राजा की उपाधि खत्म। फिर इसके अलावा ये जो हैदराबाद रियासत है, मतलब देखो ये आदमी डेली चाय नाश्ते के साथ ये बैठता था। ये बोल शायद ऑर्डर देता होगा अपने नौकर को, 1 कप चाय, 4 बिस्किट, 1 रियासत, ऐसे बोलता होगा ये, क्योंकि चाय नाश्ते के चाय बिस्किट के साथ रियासत भी चाहिए इसको। अब इसकी नजर थी हैदराबाद पर। हैदराबाद को कैसे खाऊं कैसे खाऊं कैसे खाऊं। बोले युद्ध लड़ ले। ना साहब, अपना ही आदमी, बातें मान रहे, लड़ने की जरूरत नहीं। बच्चे बच्चे, अगर बच्चे नहीं हो तो हड़प ले, ज्यादा है, खूब है, बच्चे भी खूब है, रानियां भी खूब है, नहीं हड़प सकते। फिर क्या करें, कुछ हिस्सा तो चाहिए, जी मचल रहा है। बोले साहब ये क्या, अपन जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं ना, अंग्रेज सुरक्षा की गारंटी देते थे कि आपके वहां पे हमारी फौज पड़ी रहेगी, बदले में आप हमको पैसा दे देना, रियासत बड़ी है तो अपना एक एरिया दे देना, वहां से हम रेवेन्यू ले लेंगे। सब पैसा बकाया चल रहा, उसका पैसा नहीं दे रहा बहुत लंबे टाइम से, अच्छा उसका एरिया छीन लो। तो ये हैदराबाद रियासत में एक एरिया आता था, ये वाला बरार। इस बरार को छीन लिया 1853 में। तो चला चला के मतलब कुछ ना कुछ हड़पना है, लेना है रियासतों को, ऐसे करके उसने खूब राज्य का विस्तार किया। इसीलिए डलहौजी को हम क्या बोलते हैं, ये जो भारत का आधुनिक मानचित्र आपको दिख रहा है, इस आधुनिक मानचित्र का निर्माता इस डलहौजी को कहा जाता है। हालांकि इसने और काम भी किए, शिक्षा में भी सुधार किए, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। इसके अलावा रेल भी लाया, तार भी लाया, डाक भी लाया, और भी कई चीज लेके आया। रेल लाया, ये जो रेल में आप जब बैठ के जाते हो, तार सेवा भी लाया, जिसको बंद कर दिया शायद अभी 2015 या 16 के आसपास बंद किया है। डाक भी ये लेकर आया। इसके अलावा शिक्षा में भी इसने सुधार किए। इसके अलावा आप यूपी में जाएंगे तो वहां पर एक नहर है, गंग नहर, ध्यान रखना, राजस्थान वाली गंग नहर नहीं, वो तो महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी 1927 में। यूपी में भी एक नहर है, गंग नहर, वो भी। इसके अलावा बाकी जो एरिया जीते इसने, उस एरिया में इसने नॉन रेगुलेटरी सिस्टम लागू किया था, नॉन रेगुलेशन। अब ये सारी क्या चीजें हैं, सुनना बात। इनको रेल की जरूरत थी अंग्रेजों को, क्यों, सीधी सी बात है भैया, कि ये व्यापारी हैं। अब भले इनको ये बोल दिया गया हो कि आप लोग अब यहां शुद्ध रूप से प्रशासन चला हुआ, व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, पर व्यापार तो करना ही है। खुद नहीं करेंगी अगर ये कंपनी, तो अपने देश के जो व्यापारी उनको सहूलियत होनी चाहिए। तो ट्रेन इन्होंने चला दी थी बॉम्बे से और ठाणे के बीच में, ध्यान रखना, 1853 में शुरुआत कर दी थी। आप ये देखो, जहां पर इंग्लैंड में शायद 1825 में, हाँ 1825 में वहां रेल सेवा शुरू होती है इंग्लैंड में, और उसके कितने टाइम बाद, मात्र 28 साल बाद इन्होंने भारत में रेल सेवा शुरू कर दी थी,
डलहौजी के टाइम में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई थी। ये देखो इसका पहला इंजन मैं दिखाता हूँ, फेरी क्वीन बोलते हैं इसको, ये वाला इंजन, ये फेरी क्वीन, ये उस रेल का इंजन है जो पहली ट्रेन यहाँ पर चलाई गई थी। क्यों जरूरत थी? सीधी सी बात है कि वहां ब्रिटेन में जो सामान ये तैयार कर रहे हैं, उस तैयार सामान को यहाँ के बंदरगाह तक लाया जाए, भारत में अलग अलग जगह मार्केट में भेजा जाए, तो उसके लिए तो ट्रेन चाहिए। इसके अलावा यहाँ का जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को भी फटाफट यहाँ बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ट्रेन चाहिए। या सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, तो उसके लिए भी ट्रेन चाहिए, स्पीड में, गति में अगर भेजा जाए। बाद में हालांकि हमको भी इसका फायदा हुआ, हमारे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी, और यहाँ का जो व्यक्ति है उसके दिमाग में जो विचार है, बंगाल वाला व्यक्ति वो चाह रहा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना, तो उसने ये विचार यहाँ भी भेज दिया, यहाँ भी भेज दिया, कनेक्टिविटी बड़ी, फायदा हमको हुआ ही हुआ। ठीक। फिर इसके अलावा ये डाक सेवा लेकर आया। भाई आज तो संचार के क्या साधन है, फोन कर लो आप सीधे, वीडियो कॉलिंग कर लो, व्हाट्सअप कर दो, फेसबुक कर दो। पहले ऐसे तो होता नहीं था, या तो आप भेजो डाक या भेजो आप तार। तार क्या होता था कि आपको कोई संदेश भेजना है अपने मिलने वाले के पास में, ये बैठा है बंगाल में, आप हो साहब दिल्ली में। अब या तो आप खुद जाओ या फिर आप डाक भेज दो। डाक में क्या करना पड़ेगा, एक अधिनियम लेके आया था 1954 में, सॉरी 1854 में, डाक अधिनियम, कि 2 पैसे का डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा, आप उसमें लिख दो, लिख के भेज दो, वो जाएगा, कितने दिन में पहुंचेगा। एक तो ये तरीका। दूसरा एक होता था तार। तार जो है उस समय कम्युनिकेशन का बहुत फास्ट माध्यम हुआ करता था, कि आपने ये तार, यहाँ अपने दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली में जो तार वाला है उस तार वाले के पास में आप गए, उसने कहा बोले साहब वो पिताजी को एक संदेश भेजना है कि फटाफट घर आ जाओ, बस इतना ही लिख दो, फटाफट घर आ जाओ। उसने क्या किया, उसको कोड में चेंज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से यहाँ पहुंच गया। यहाँ पर जो तार वाला है उसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस कोड में बदल दिया और इस व्यक्ति को बता दिया, बोले क्या भेजा है, बोले फटाफट घर आ जाओ। तो कम्युनिकेशन का बहुत फास्ट माध्यम हुआ करता था। अभी वो, अब तो आज कहाँ आवश्यकता उसकी, आप तो आप वो वीडियो कॉलिंग कर लो व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मतलब फेसबुक पे होती है कि नहीं होती मेरे को पता नहीं, लेकिन अब ये सुविधा बंद हो गई शायद 2014 या 15 में, कब हुई कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना। तो ये तार ये लेकर आया। कब शुरू की थी इस सेवा को, 1852 में। और तार विभाग का जो प्रमुख बनाया था वो बना था ओ सेंगनेसी। सींग नहीं थे इसके, ये नाम ऐसा लगता है ओ सेंगनेसी से सींग निकल रहे, सींग नहीं थे, नाम है इसका ना, अब रखा होगा इसके मम्मी पापा ने ना, मैंने नहीं रखा। फिर इसके अलावा इसने क्या किया, ये जो गंग नहर है यूपी में 1854 में ये गंग नहर बनाई। फिर रेल जब आप लेकर आ गए तो आपको पुल तो बनाने पड़ेंगे, सड़कों वड़कों की भी आवश्यकता है, तो ऐसे में एक डिपार्टमेंट चाहिए आपको, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पीडब्ल्यूडी भी बनाया इसने। कब बनाया, 1854 में। इस पीडब्ल्यूडी को भी इसी के टाइम बनाया गया। फिर इसके अलावा बोले शिक्षा में भी सुधार किए गए। देखो काम भी बहुत किए इस व्यक्ति ने, इसके नेगेटिव्स हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव्स भी इसके देखने चाहिए, काम भी बहुत किए, इस चीज पे ध्यान दो। शिक्षा में इसने बहुत सुधार किए, और इसके टाइम जो सुधार किए गए थे उनको कहा गया वुड डिस्पैच, और इसको कहा गया शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा क्या होता है ये मैं बता चुका पहले के वीडियो में। थोड़ी सी हिस्ट्री को समझो। 1813 का एक चार्टर आया था, उसमें यह बोला कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। कैसे होंगे, किस पर होंगे, क्या नीति होगी, कुछ नहीं पता था, बस खर्च होंगे। लोगों ने कहा बोले साहब आपने बोल तो दिया खर्च होंगे, अब करो उसको। बोले करते हैं डिसाइड। 1823 में एक समिति बनाई गई, लोक शिक्षा समिति, 10 जने उसमें हो गए। बोले पता करो भाई कि ये जो अपन शिक्षा पे खर्च करेंगे, ये शिक्षा कौन सी तो भाषा में दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए या फिर फारसी में दी जाए या संस्कृत में दी जाए, यहाँ भारत का ही ज्ञान इनको सिखाया जाए या फिर यूरोपियन जो ज्ञान है वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो इनको दिया जाए। अभी तो बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यहाँ ज्ञान की कौन सी कमी थी। आप ये देखो, भारत के उत्तर से दक्षिण तक आप एक रस्सी खींचो सीधी, 5 या 7 ऐसे शिवलिंग है जो बिल्कुल डॉट एक ही पॉइंट पर आते हैं, एक ही लॉन्गिट्यूड पर आते हैं। ऋषि मुनियों के पास में कौन सा जीपीएस सिग्नल होता था भैया जो उनको पता चल जाए कि ये बिल्कुल ना एक पिन इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये, किसी बालक का जन्म होता है तो ये बता दिया जाता है इसका जब जन्म हुआ तो बुध इस कक्षा में है, शुक्र इस कक्षा में है, शनि इस कक्षा में है, इसका आप पर ये प्रभाव होगा। तो पहली बात ये, जब हम रात को बैठ के देखते हैं आसमान को तो तारे और ग्रह का अंतर पता नहीं चलता कि कौन सा तारा है और कौन सा ग्रह। फिर अगर ये पता भी चल जाए तो ये पता नहीं चलता कि ये किस कक्षा में इस टाइम। फिर ये पता करना और मुश्किल है कि इसका हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या होता है। इंपैक्ट होता है कि हर ग्रह की अपनी ग्रेविटी होती है, और वो ग्रेविटी हमारे शरीर, हमारे मन पर अपना असर डालती है, हमारी बुद्धि पर अपना असर डालती है उसकी ग्रेविटी।
तो हमारे ऋषि मुनियों के पास में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उनको ये पता है इस बालक का जब जन्म हो रहा है तो यहाँ भारत में तो ये टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में ये टाइम हो रहा होगा, या ब्रिटेन में। आज समझाने के लिए कह रहा हूँ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो बाद में बना है कि साहब धरती पे तो अलग अलग टाइम है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि बुध इस कक्षा में और शुक्र इस कक्षा में और शनि इस कक्षा में, तो वो तो यूनिवर्सल टाइम बता रहे हैं ना। फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा आपके शरीर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, तो उनको कैसे पता था, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी। फिर वो ये कहते हैं भूगोल की धरती गोल है, तो यहां था तो सही वो ज्ञान, लेकिन उन ऋषि मुनियों ने क्या किया, शायद उनको ये आवश्यकता नहीं लगी कि भैया हम इसको लिखकर स्टोर करें, उनको मेमोराइज कर लिया करते थे वो लोग, और कोई योग्य अगर मिलता तो उसको ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब जिसको ट्रांसफर किया, मान लो ऋषि मुनि ने उसको पूरा सिखा दिया, अपना 100% दिया, वो 70% ही एब्जॉर्ब कर पाया, उसने किसी और को दिया वो भी 70% ही सीख पाया, तो 70 का 70 ये तो 49% ही रह गया। तो खैर कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं इस विषय पर, वापस सुन लो। तो इन्होंने क्या कहा, बोले साहब अंग्रेजी में सिखाए हैं, फारसी में या संस्कृत में, या भारत का जो ज्ञान है वो दिया जाए, या यूरोप की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो सिखाई जाए। यहां पर थी पहले से, पर अब जो है सुन लेना एक बार। फिर किसको दिया जाए, रुपया तो 1 लाख ही है। अब 1 लाख में निम्न वर्ग को पढ़ाओगे, एक मध्यम वर्ग को पढ़ाओगे, एक उच्च वर्ग को पढ़ाओगे, तो ये विवाद हुआ। अब ये जो 10 जने थे, इसमें 5 तो ये बोले कि साहब अंग्रेजी में सिखाओ, 5 ये बोले नहीं फारसी और संस्कृत में पढ़ाओ। तो फिर हम ये देखते हैं कि 1833 में एक चार्टर आया था, उस चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, और ये कहा गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम, बेंटिक, ये वाला, ये विलियम बेंटिक, जो कब से कब तक रहा, 1828 से और 35 तक। जब ये आया था तब तो क्या था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन इसी के कार्यकाल के दौरान 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और इसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। साथ के साथ क्या कहा गया कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 4 जने होंगे। पहले कितने होते थे, 3, हालांकि पहले 4 होते थे जब हेस्टिंग्स फर्स्ट था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके 3 कर दिया था। अभी सुन लेना केवल बात को, बता चुका हूं मैं पहले के वीडियो में। तो क्या कहा गया कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो निर्णय करेगी क्या काम करने हैं कैसे करने हैं, उसमें 4 जने होंगे। एक तो ये खुद होगा, एक इसके 3 सदस्य होंगे, प्लस एक जना इसमें और जोड़ा गया, और उसको क्या कहा गया, विधि सदस्य, यानी लीगल मेंबर, जो कानून बनाने का काम करेगा। और ये किसको भेजा गया, इस व्यक्ति को, मैकाले को, ये वाला, ये मैकाले, जो ये कहता था कि मैं भारतीयों को ऐसा बना दूंगा, बाहर से काले दिखेंगे लेकिन अंदर से अंग्रेज होंगे। ये विधि सदस्य के रूप में भारत आया था इस 1833 के चार्टर के द्वारा। हालांकि इसको वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार बाकी के जो सदस्य हुआ करते थे उनको ही था। तो जब ये वुड डिस्पैच वाला ये मामला आया, कहां चला गया वो, तो मैं वापस विषय पर आता हूं कि जब ये मैकाले आया तो मैकाले को ये जो लोक शिक्षा समिति थी इसका अध्यक्ष बना दिया बेंटिक ने। और बेंटिक ने कहा, बोले यार ये तो लड़ रहे हैं आपस में, तू डिसाइड कर कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना। इसने कहा बेंटिक ने कि अपन तो अंग्रेजी में ज्ञान देंगे, और जो यूरोप का ज्ञान है वही अपन इनको देंगे, और सबको तो सिखा नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है, तो जो उच्च वर्ग है, एलिट क्लास है, उस एलिट क्लास को अपन सिखा देंगे। उच्च वर्ग जब सीख लेगा तो एक प्रकार से बादल की तरह है, अब उनका जो ज्ञान है वो रिस के और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक भी चला जाएगा। इसी को क्या कहा गया था, ट्रिकल डाउन थ्योरी, या टपकन सिद्धांत, की उच्च वर्ग को सिखा दो और उससे ज्ञान टपक टपक कर और नीचे वालों के पास में भी चला जाएगा। ये तो किसने किया था, मैकाले ने, जिसको क्या कहा गया था, एंग्लो प्राच्य विवाद या एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट कहा गया था। अब ये बात 1835 की थी, अब टाइम 1854 आ चुका, तो इनको आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ भारतीयों की जो शिक्षा है उस शिक्षा व्यवस्था में अब चेंज किए जाएं। तो फिर अब चेंज किए गए, कैसे चेंज किए गए, यहां पर कौन है, डलहौजी। डलहौजी ने एक व्यक्ति को बोला, ये व्यक्ति कौन है, चार्ल्स वुड। ये चार्ल्स वुड कहां पर है, ये है इंग्लैंड में। वहां पर एक BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, जो वहां बैठकर ब्रिटेन की सरकार के अंडर रहते हुए यहाँ कंपनी के जो कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य, उनको नियंत्रित किया करता था, उसका ये अध्यक्ष था। इसके द्वारा ये सुधार किए गए थे, कब, 1854 में। इसका नाम वुड है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वुड्स डिस्पैच। और इतने बढ़िया सुधार किए गए थे, इसीलिए इसको कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसने क्या कहा, लोगों ने इससे कहा, बोले साहब वो मैकाले तय कर गया था कि इनको तो अंग्रेजी में पढ़ाओ और अपन यूरोप का ज्ञान देंगे, अंग्रेजी हमको आती नहीं। और अपन पता है, अपने दादा परदादा जो है उनके टाइम में तो 6ठी क्लास से अंग्रेजी शुरू हुआ करती थी,
5वीं तक तो ABCD नहीं आती थी। इसने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अपन एक काम करते 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो प्राइमरी एजुकेशन, एक माध्यमिक और एक हायर एजुकेशन। प्राइमरी जो शिक्षा होगी, छोटे छोटे बालक है बेचारे, अब उनको क्या पता अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी क्या, उनको हिंदी नहीं आती। कोई मारवाड़ का है मारवाड़ी बोलेगा, मेवाड़ का है मेवाड़ी बोलेगा, जयपुर के आसपास का ढूंढाड़ी बोलेगा। बोले उनको मातृभाषा में शिक्षा दे दी जाएगी, जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मातृभाषा में सिखा लो। माध्यमिक जो शिक्षा होगी 5वीं से लेकर 10वीं तक, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है, और इसके अलावा अंग्रेजी, दोनों में उनको पढ़ाया जाएगा। और उच्च शिक्षा जो होगी वो केवल इंग्लिश में होगी। बोले साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हो, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो है नहीं, आपके वहां तो यूनिवर्सिटी है, लंदन यूनिवर्सिटी टाइप की। बोले कोई बात नहीं, आपके यहाँ जो प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों जगह विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। बोले साहब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और यहाँ कोई महिला शिक्षा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, महिला शिक्षा को भी अब प्रमोट करेंगे। बोले आप पढ़ा देते हो, उससे कोई रोजगार तो मिलता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, रोजगार परक ऐसी शिक्षा देंगे जिससे आपको व्यवसाय मिले। बोले आप बात तो कर रहे हो, मास्टरों को खुद को ही पढ़ाना नहीं आता। कोई बात नहीं, वेरी गुड, टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। बोले साहब अब ये सारी चीज तो आपने कर दी, लेकिन कोई शिक्षा का विभाग भी तो कोई हो, कैसे क्या आप करोगे? बोले वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। अपन एक काम करेंगे, जो यहाँ पे हमारे ये 5 प्रांत हैं, इन 5 प्रांतों में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाएंगे। और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे, ईडी, अब ये ईडी वो मत समझ लेना जो गैल लग जाती है, वो ईडी नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बोले एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे और वहां पे कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, और ये कमिश्नर डायरेक्ट भारत के गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट देगा। बोले साहब ठीक है, ये सारी बात ठीक है, हमारे जज की कोई इक्की दुक्की रह गई होगी तो फिर मैं नोट्स में इसको इंक्लूड कर दूंगा। तो ये इतने सारे सुधार इसके द्वारा किए गए, हालांकि उद्देश्य तो वही था कि यूरोपियन ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी अच्छी बातें की गई थी और इसको कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत का आधुनिक इतिहास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने बैच स्टार्ट कर दिए, काफी वीडियोस भी अपलोड कर दिए, बचे हुए जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन को ज्वाइन करें और वहां पर हिस्ट्री को आप एंजॉय करें। राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट अपलोड कर दी गई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी चल रही है, इसके बाद फिर मैं एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री लेकर आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।